नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए थे और आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बेहद इम्पॉर्टेंट दोस्तों मैं कहूँगा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ आज डिस्कस करना है, नरेशन, या जिसे कई बार आप स्पीच कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो बेसिकली दोस्तों, नरेशन का जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट मार्क्स खींचने का मौका मिलता है। इस टॉपिक को 2 क्लासेस में हम कवर करेंगे। 2 वीडियोस में आप सीजीएल प्री में कम से कम 5 नंबर डायरेक्ट कवर कर सकते हैं, और मेंस में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ये दायरा दोस्तों और बढ़ जाता है। यानी कि एसएससी बहुत ज़्यादा फोकस करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर आपको अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वही एज इट इज़ वहाँ पर क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो दोस्तों ऐसा है कि उन चीज़ों को यूज़ करके आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास ये मौका है कि जो आपने पढ़ा है एज इट इज़ उस पर क्वेश्चन आपके सामने पुट अप होता है। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 लेक्चर्स के अंदर आपके लिए मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहा हूँ जो आपको कम से कम 5 या 10 नंबर कवर करवा देगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबके से एक रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की ये सटीक और निशुल्क जानकारी मुहैया करवाई जा सके। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले हर बार की तरह हमारे लिए एक जीएस का क्वेश्चन, हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। देश की जो हमारा आर्थिक और पॉलिटिकल ढांचा है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अभी रिसेंटली 24 जून को गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि नीति आयोग, यानी कि जो गवर्नमेंट का प्लानिंग का थिंक टैंक होता है, ठीक है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है उसका एक बेसिकली आप ये मान लीजिए उसका केंद्र बिंदु है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब वो नीति आयोग है। ठीक है दोस्तों, तो उस नीति आयोग के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं अभी रिसेंटली। आपको मैं एडिशनल जानकारी ये दे दूं कि अभी फिलहाल नीति आयोग के चेयरमैन श्री अमिताभ कांत जी हैं, जिनका टेन्योर 30 जून को कंप्लीट हो रहा है। उनके बाद जो नए सीईओ बनेंगे, एक्चुअली नीति आयोग में चेयरमैन नहीं होता है दोस्तों, सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अगले होंगे, यानी कि तीसरे सीईओ, प्लानिंग कमीशन में सॉरी नीति आयोग में अब तक दोस्तों 2 सीईओ हो चुके हैं। अब जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है ये श्रीमान तीसरे सीईओ होंगे ऑफ नीति आयोग। तो आपको ये बताना है कि वो श्रीमान का नाम क्या है जो नीति आयोग के तीसरे चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, सीईओ नियुक्त हुए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन विनोद राय, दूसरा ऑप्शन परमेश्वरन अय्यर, तीसरा ऑप्शन बी चंद्रकला, और चौथा ऑप्शन वी अनंत नागेश्वरन। दोस्तों, ये 4 ऑप्शंस हैं। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कोई भी बिना अटेम्प्ट किए आगे ना बढ़े। प्लीज़ वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सही होता है, गलत होता है, डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स इज योर अटेम्प्ट, योर विल टू अटेम्प्ट। आप प्रयास करें, वो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टॉपिक हमारा है नरेशन, यानी कि स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। आम जनमानस में आप इस टॉपिक को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में बात करें तो नरेशन कहा जाता है इसको। नरेशन यानी कि कथन, आप जो बात कहते हैं दोस्तों। डेफिनेशन की बात कहें तो जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, कोई बात कही जा रही है, तो वहां पर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रादर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, कहने वाला व्यक्ति यानी कि स्पीकर, ठीक है। एक, जिससे बात कही गई है, ठीक है, या जिसने सुनी, तो वो होती है ऑडियंस। स्पीकर ने बात कही, ऑडियंस ने बात सुनी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, जो बात कही गई, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को जब हम देखते हैं, अब दोस्तों किसी 2 लोगों ने, सपोज रमेश और सुरेश, रमेश ने बात बोली, सुरेश ने बात सुनी, ठीक है। रमेश स्पीकर हो गया, सुरेश ऑडियंस हो गई, और एक बात कही गई, मैं अच्छा लड़का हूं, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है।
अब दोस्तों इस बात को अगर रमेश अपने ही शब्दों में आकर के मुझे बताएगा तो रमेश क्या कहेगा? रमेश सेड टू सुरेश, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, अब रमेश मेरे पास आया, रमेश, मैंने उससे पूछा कि तुमने सुरेश से क्या कहा था, तो मैं रमेश जवाब देगा, यही कहा था, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। दोस्तों पहली सिचुएशन ये बनती है कि स्पीकर आकर के अपनी बात, जो उसने बात कही थी, उस बात को अपने शब्दों में दोबारा रिप्रोड्यूस कर दे। ठीक है, अगर स्पीकर अपनी बात को अपने ही शब्दों में दोबारा रिप्रोड्यूस करता है तो ये कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच, यानी कि शब्द स्पीकर के हैं। राइट। दूसरा सिचुएशन क्या बनता है कि अगर जिस व्यक्ति ने बात सुनी, ठीक है, जिस व्यक्ति ने बात सुनी यानी कि ऑडियंस आकर के किसी तीसरे आदमी को स्पीकर के कहे हुए शब्द ऑडियंस के शब्दों में बताए, स्पीकर ने जो बात कही थी उस बात को ऑडियंस अपने शब्दों में बताए, तो वो कहलाती है इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल लेते हैं और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जब आप एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये दो व्यक्ति हैं, रमेश और दूसरा व्यक्ति है, दिस इज रमेश आर और ये है सुरेश। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज जान लीजिए कि बात इसने कही, इसको सुनाई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्पीकर। ठीक है, और ये हो गया हमारी ऑडियंस, इसने बात सुनी। ठीक है, रमेश ने सुरेश से कहा, क्या कहा था? आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। ठीक है, यही शब्द कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, यही शब्द रमेश ने अपने मुंह से बोले और सुरेश ने सुने। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि एक तीसरा व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, दिनेश। ठीक है, ये तीसरा व्यक्ति है, इसका इस कन्वर्सेशन से कोई लेना देना नहीं था, इसको तो बस केवल क्यूरियोसिटी, ठीक है, जिज्ञासा थी कि भाई इन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है। अब अगर रमेश आकर के दिनेश को बताता है, दिनेश ने इससे पूछा रमेश से कि भाई क्या बात हुई थी, तो रमेश आकर के इसको एक्सप्लेन करेगा, क्या क्या कहा था? आई एम ए गुड बॉय। ठीक है, ये शब्द होंगे अगर रमेश आकर के बताता है तो। रमेश आकर के दिनेश को बताएगा कि भाई मैंने सुरेश से क्या कहा था? आई एम ए गुड बॉय। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए कि दिनेश रमेश के पास नहीं गया, किसके पास गया? सुरेश के पास, कि अरे भाई तुमसे रमेश ने क्या कहा था। दिनेश सुरेश के पास गया और पूछा कि भाई तुमसे रमेश ने क्या कहा, तो सुरेश क्या बोलेगा? मैं अच्छा लड़का हूं? नहीं, सुरेश बोलेगा कि वो अच्छा लड़का है, वो यानी कि रमेश। ठीक है, तो अब ये चीज जो है 200 चेंज हो जाएगी। अब क्या बन जाएगी? ही वॉज ए गुड बॉय। ठीक है, तो दोस्तों शब्द बदल रहे हैं। जब ये आकर के ये बात बताएगा तो आई एम ए गुड बॉय बोलेगा, अगर सुरेश आकर के ये बात बताएगा तो ही वॉज ए गुड बॉय बोलेगा। ये जो चेंज हो रहा है यही इस पूरी कहानी का सार है। ठीक है, ये नरेशन की जो महाभारत है, ये महाभारत बच्चों को बहुत कठिन लगती है, वो बस इस सिद्धांत के ऊपर ही निर्भर करती है कि किस व्यक्ति ने आकर के बात का रूपांतरण किया है, किसने आकर के बताया कि क्या हुआ था। किसी समय पर कोई बात बताई गई, उस बात को आकर के अगर स्पीकर बताए तो अलग तरीके से बताएगा, सुनने वाला आकर के बताए तो अलग तरीके से बताएगा, और वो जो चेंज है वो चेंज आपको नरेशन के चैप्टर में पढ़ना है। इज इट क्लियर? मेरी बात आई समझ में? उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब क्लियर हो गया होगा कि बोलने आकर के किसने बताया, स्पीकर ने बताया या ऑडियंस ने बताया, उसके ऊपर ही सारी कहानी आधारित है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन के बाद में दोस्तों बात आती है नरेशन की, कि कितनी तरह की नरेशन होती हैं, कितनी तरीके से आप नरेट कर सकते हो। आपका अक्सर आम भाषा में आपने सुना होगा कि एक कहानी नरेट कर दो, एक कहानी सुनाओ।
ठीक है, तो सुनाना, बताना, दैट इज कॉल्ड नरेशन, इसी को नरेशन कहा जाता है। और ये जो नरेशन है दोस्तों, ये दो तरह की हो सकती है, हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। पहली डायरेक्ट नरेशन और दूसरी इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन यानी कि जो बात कही स्पीकर ही अपने शब्दों में आकर के बताए तो डायरेक्ट नरेशन है, और अगर ऑडियंस आकर के बताए तो इनडायरेक्ट नरेशन है। बात स्पीकर और ऑडियंस के बीच में हुई, स्पीकर ही आकर के तीसरे व्यक्ति को बताए तो डायरेक्ट नरेशन, ऑडियंस आकर के तीसरे व्यक्ति को बताए तो इनडायरेक्ट नरेशन। शब्द दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि स्पीकर के शब्द और ऑडियंस के शब्द जब आकर के बताएंगे तो वो सेम नहीं रहेंगे, वो बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सर ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दीजिए, हम अपना वही एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड करते हैं। रमेश सैड टू सुरेश, रमेश ने सुरेश से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। चलिए इसको एक ही लाइन में लेकर के आ जाते हैं, नहीं तो बार बार आपको कंफ्यूजन होगी। रमेश सैड टू सुरेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम ए गुड बॉय, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दोस्तों ये सिंटैक्स जो रूप है ये बहुत ज़रूरी है। पहली बात कही गई, उसके बाद में कॉमा लगता है, और कॉमा के बाद में इन्वर्टेड कॉमा लगता है, इन्वर्टेड कॉमा फिर क्लोज भी होता है। ठीक है, कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता, वो बस कॉमा कॉमा बोलते हैं। नहीं, दिस इज कॉमा, दिस वन इज इन्वर्टेड कॉमा। इसको आप इन्वर्टेड कॉमा, उल्टा भाई, नॉर्मली कॉमा नीचे की तरफ लगता है, अब ऊपर की तरफ लग रहा है तो इसको आप क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, और ये डबल होता है। ठीक है, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहां पर एक एक चीज को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये व्यक्ति ने बात कही, ये क्या है, नरेटर कह सकते हो इसको, इसको आप रिपोर्टर भी कह सकते हो, इसको आप स्पीकर भी कह सकते हो। ठीक है, इस व्यक्ति के तीन नाम हो सकते हैं, इसको आप नरेटर कह देते हैं, रिपोर्टर कह देते हैं, या स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये चीज। ठीक है, इज इट क्लियर। और ये क्या है, इस व्यक्ति ने बात सुनी, ये ऑडियंस है। ये क्या है, ये ऑडियंस है। सुरेश ने बात सुनी तो ये कौन बन गया, ऑडियंस बन गया। और दोस्तों ये जो पूरा हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक का, इन्वर्टेड कॉमा से पहले तक का, ये आपके लिए क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अक्सर इसको पूरे को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसके ऊपर दोस्तों ग्रामर में मतभेद है। कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि जी आप इस पूरे हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब कहिए, कुछ कहते हैं नहीं सर ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर इसे रिपोर्टिंग स्पीच माना जाता है तो वैसे दोस्तों देखिए, एसएससी जो ग्रामर फॉलो करती है, ठीक है, एसएससी जो ग्रामर का पैटर्न फॉलो करती है कई सालों से, उस पैटर्न का जब एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि वो इस पूरे हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए। क्योंकि एसएससी में आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि इसको क्या कहा जाता है, एसएससी में आपसे क्या पूछेगा कि इसका आप चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम इस बात पर लड़ें कि सर इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है या रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, हमें फोकस करना है कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं, आप चेंज कैसे करते हैं। लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि यह हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। इस रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, एक बोलने वाला यानी नरेटर, रिपोर्टर या स्पीकर, एक जो वर्ब है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और जिस व्यक्ति से बात कही गई उसे क्या कहा जाता है, उसे ऑडियंस कहा जाता है। इज इट क्लियर, मेरी बात क्लियर है आपको। आइए, इसको कई बार दोस्तों ऑडियंस की जगह ऑब्जेक्ट भी कह दिया जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी कई बार इसको कह दिया जाता है। अब
दूसरी चीज, ये क्या है सर? ये रिपोर्टेड स्पीच है। वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड। बहुत ध्यान रखना है इसका, और इसको आगे हम अपनी क्लास में शॉर्ट में RS कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच कह रहे हैं या रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं तो इसको आप RV का नाम देंगे, ठीक है। ये कोड हम आगे तक फॉलो करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उससे बाहर वाला जो हिस्सा है वो रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब कह लीजिए, मैं दोनों को सही मान करके चल रहा हूं, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच कह लीजिए या रिपोर्टिंग वर्ब कह लीजिए, दोनों चल जाएंगे। इज इट क्लियर? अब हिस्से समझ में आ गए, कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। अगर आपको दोस्तों हिस्सा पहचानना नहीं आया तो आगे के सारे नियम कानून आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। बहुत सारे नियम कानून है नरेशन के चैप्टर में, लेकिन आसान है, फ्लो में चलेंगे, एक एक करके समझते चलेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं लगेगी, बहुत सिंपल चैप्टर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात हो गई अभी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कि जो नरेशन में हमें चेंज करना होता है, उस नरेशन का चेंज सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों सेंटेंस 5 तरह के डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये केवल नरेशन की दृष्टि से नहीं, टोटल इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि आपको सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। दोस्तों सेंटेंस देखिए, एक बात है सिंपल सी, मैं स्कूल जाता हूं, ये एक सिंपल सेंटेंस है भाई, मैंने अपनी बात कही, मैं स्कूल जाता हूं। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है? एफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। आप अपनी बात कह रहे हैं सिंपल टर्म्स में, तो दैट इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस। आप ये भी कह सकते थे मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि अपनी बात कह देना, सिंपल टर्म्स में अपनी बात कह देना, वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकती है और वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है, ठीक है। चाहे बात पॉजिटिव सेंस की है चाहे नेगेटिव सेंस की है, आप उसे क्या कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो हिस्से बन जाते हैं, कौन कौन से? पहला एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। बात करें टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, इसमें सबसे पहला होता है दोस्तों आपके पास, तो आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहिए, डिक्लेरेटिव, ठीक है। या सॉरी एफर्मेटिव इसको हम नहीं कहेंगे, हम लेते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आपके पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में है, वो है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव, ठीक है। और इसके अंदर दो फर्दर सब क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर आप बात अपनी हाँ में कह रहे हैं, ठीक है, आप चीज को अप्रूव कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में कह रहे हैं, तो एफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाएगा, या पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं स्लैश। और दूसरी होती है नेगेटिव सेंटेंस, जहां पर आप बात को डिनाई करते हैं, मना करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो एफर्मेटिव सेंटेंस, मैं स्कूल नहीं जाता हूं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाएगा दोस्तों पूरा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आपने अपनी बात सिंपल टर्म्स में कह दी, कोई इफ बट परंतु किंतु नहीं लगाया, ठीक है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिए, आई गो टू स्कूल, और ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। और नेगेटिव का एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो आपका टाइप है वो है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर दो सब क्लासिफिकेशन होते हैं, एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है वो कहलाता है, हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो आपके असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, बेशक एफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसमें लास्ट में हमेशा आपको फुल स्टॉप मिलेगा, ये उनकी पहचान है, ठीक है। इसमें हमेशा क्या मिलेगा? आपको फुल स्टॉप मिलेगा। इज इट क्लियर? आइए, पंक्चुएशन मार्क बोल दिया जाता है इसको कई बार, ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्लासिफिकेशन वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जिनमें कोई बात पूछी जाती है, आप कोई सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से और क्या सवाल पूछ सकते हो। डू यू रिमेंबर मी, क्या तुम मुझे याद पहचानते हो, क्या तुम्हें मैं याद हूं। डू यू रिमेंबर मी। तो इस तरीके से जब आप सवाल पुटअप करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसे कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी जो हैं दोस्तों, ये दो कैटेगरी के हैं। कौन कौन से। पहला है जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जिन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आपको वेयर, हाउ, व्हेन, हुज, हुम, हु इस तरीके के शब्द मिलते हैं, W या H से स्टार्ट होने वाले शब्द, ठीक है। तो उनकी मदद से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और दूसरे होते हैं कौन से, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे डू यू रिमेंबर मी, इज ही एट होम, क्या वो घर पर है। एम आई डीफ, क्या मैं बहरा हो गया हूं, ठीक है। वाज ही प्रेजेंट देयर, क्या वो वहां पर मौजूद था। तो आपने WH वर्ड नहीं लगाया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड के अलावा वाली कैटेगरी है, उसको आप कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में स्टार्ट होने वाले, ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ड्स के साथ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से दो तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल यही ले लीजिए, वेयर आर यू गोइंग, ये WH वर्ड वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। डू यू रिमेंबर मी, ये ऑक्सिलरी वर्ड वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, जो WH वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं या जो ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी बड़ी अच्छी है, मनमोहक। क्या कहलाती है, सुनिए ध्यान से। तीसरी कैटेगरी में आपको मिलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। अब सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। वो सेंटेंस जिनमें आप किसी व्यक्ति को कोई आदेश, कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस देते हैं। जैसे किसी ने कहा मन लगा करके पढ़ो, स्टडी हार्ड। किसी ने कहा वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, यहां बैठ जाओ, सिट डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर किसी व्यक्ति से क्या क्या कह सकते हो, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई एडवाइस दे सकते हो, कोई कमांड दे सकते हो, आदेश दे सकते हो, सलाह दे सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। क्या क्या हो सकता है इसमें, रिक्वेस्ट हो सकती है, कमांड आदेश हो सकता है, सलाह हो सकती है एडवाइस, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज अगर आ रही हैं तो इन्हें आप क्या कहते हो, इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब तीनों नहीं, इन तीन में से कोई एक हो सकती है भाई। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही सेंटेंस उन्हीं शब्दों से आप क्या कहते हैं, कमांड भी दे दो और एडवाइस भी दे दो, दूसरा सेंटेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट इन तीनों में से कोई ना कोई आएगी जो वहां पर। सिट डाउन, गो देयर, हेल्प मी, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी ला करके दो, तो कमांड हो गई। शट द डोर, दरवाजा बंद करो, आदेश हो गया। हेल्प द पुअर, ये क्या है, एडवाइस है कि भाई गरीबों की मदद करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडवाइस दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पर गो होम, घर जाओ, ठीक है। स्लीप नाउ, सो जाओ अब। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ठीक है। इसी तरीके से शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। इसी तरीके से लेट अस प्ले, लेट्स प्ले, कि आओ खेलने चलते हैं। तो ये क्या है, एडवाइस है, सलाह दे रहे हो कि यार खेलने चलते हैं। तो कोई भी काम जो इन तीन कैटेगरी में से है, वो कौन सी कैटेगरी, वो क्या कहलाएगा, कौन सा टाइप का सेंटेंस बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस बनेगा। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है
चौथी कैटेगरी क्या कौन सी होती है हमारे पास? चौथी कैटेगरी का सेंटेंस होता है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहां पर क्या होता है दोस्तों कि आप अपनी कोई विश, आपकी इच्छा, उसे आप एक्सप्रेस करते हैं। विश या डिजायर, जो आपके मन में कोई बात आ रही है किसी के लिए, उस इच्छा को आप व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इच्छा, आपकी डिजायर, जो आपका दिल चाह रहा है, उसको आप यहां पर एक्सप्रेस करते हैं और उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे किसी व्यक्ति ने आपकी कोई मदद करी और आप कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, तो आप ये चाह रहे हैं ना कि भगवान उस आदमी का भला करे। मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हो आप उसे? मे गॉड ब्लेस यू, कि ऐसा हो कि भगवान आपका भला करे। तो आप ये चाह रहे हो कि भगवान उस आदमी का भला करे। इज इट क्लियर? मे गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से किसी व्यक्ति का जन्मदिन है तो आप उसे क्या आशीर्वाद देते हो? कि भगवान आपको दीर्घायु करे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। मे यू लिव लॉन्ग, कि ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। मे यू लिव लॉन्ग। इसी तरीके से मे गॉड सेव हिम, कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, मे गॉड सेव हिम, कि हे भगवान उसे बचा लो, कि भगवान उसे सुरक्षित रखे। किसी का एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, कोई दुखद घटना हो गई और आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हो कि भगवान उसे बचा लेना। ठीक है, मे गॉड सेव हिम। तो इस तरीके की जो आप इच्छाएं अपनी व्यक्त करते हो, इच्छा, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इससे संबंधित अभी आगे एक पॉइंट और क्लियर करना है हमें। आप अपनी इच्छा, डिजायर, दिल से जो चाह रहे हो उसे व्यक्त करते हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इस ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंस को पहचानने का तरीका कि सर इसमें लास्ट में आपको क्या मिलता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। एक्सक्लेमेशन का निशान या एक्सक्लेमेटरी साइन यहां पर आपको मिलता है। सेंटेंस स्टार्ट किससे होता है? अधिकतर बार 99% मे के साथ शुरू होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस 99% आपको मे के साथ स्टार्ट हुआ मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? दो चीजें पहचाननी है, मे से स्टार्ट हो रहा है और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लग रहा है, यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा सर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पांचवा और आखिरी जो टाइप है, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा टाइप क्या होता है हमारा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यहां पर आप क्या बताते हैं? यहां पर आप एक्सक्लेमेशन बताते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े थे, कंजंक्शंस तक हमने चर्चा करी थी। आठवां जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो और कुछ नहीं है, यही है एक्सक्लेमेशन। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्द जो आपके विस्मय को प्रकट करें, आपके इमोशंस को डिस्क्राइब करें। अब सर इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं भाई? आपका हाव भाव क्या हो सकते हैं? किसी चीज से आपको खुशी मिल सकती है, हैप्पीनेस। किसी चीज से आपको दुख मिल सकता है, सॉरो। किसी चीज से आपको आश्चर्य हो सकता है, सरप्राइज। किसी चीज से आप डर सकते हैं, फियर आ सकता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके के इमोशंस होते हैं भैया। तो आप खुश होंगे या दुखी हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, होपलेस हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम सहम जाएंगे। ठीक है, या किसी चीज पर आपको आश्चर्य आ जाएगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो इस तरह के जो आपके इमोशंस हैं, उन्हें जो शब्द डिस्क्राइब करें, उन्हें आप क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन या इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन आपका क्या है? लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आठवां पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? इंटरजेक्शन। और ऐसे शब्द या ऐसा सेंटेंस जिसमें आप अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, उन सेंटेंस को क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। किस तरीके से बनाते हैं आइए देखिए। सपोज भारत की टीम वर्ल्ड कप जीत जाए, तो आप खुशी से क्या कहेंगे? हुर्रा, हम वर्ल्ड कप जीत गए, या हम ट्रॉफी जीत गए। या सपोज आप या आपका कोई मित्र क्लास में फर्स्ट आ जाए कि अरे कितनी खुशी की बात है, शाबाश हम जीत गए, या तुम फर्स्ट आ गए, या तुमने शील्ड जीत ली। ठीक है, तो क्या कहते हैं? हुर्रा। ये शब्द नॉर्मली अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है खुशी दिखाने के लिए। हुर्रा, वी वन द कप, हम कप जीत गए। कप यानी कि वर्ल्ड कप या कोई ट्रॉफी आप जीत गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुशी दिखाते हो। अगर कहीं पर कोई दर्दनाक हादसा हो जाए, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो वहां पर एलास,
एलास का मतलब होता है हे भगवान, या कितने कितने दुख की बात है। एलास ही इज डेड नाउ, कि वो बेचारा स्वर्गवास हो गया। तो दुख बताने के लिए इस तरीके से आप सेंटेंस फॉर्म करते हैं। या आपको आश्चर्य हो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कि कितना मनमोहक आपने सरप्राइज दिया। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब दोस्तों अगर इसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है तो इसका मतलब है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और अगर क्वेश्चन मार्क लगता है तो फिर वो बन जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि आप पूछ रहे हो। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप WH वर्ड के साथ भी बना सकते हो, और वहां पर आपको क्या मिलता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है। तो आपने दोस्तों खुशी जाहिर कर दी, आपने दुख जाहिर कर दिया, आपने आश्चर्य जाहिर कर दिया, और क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इमोशंस को अपना अगर बताना चाहते हो, व्हाट आप पिटी, अगर कोई बहुत दयनीय कोई दृश्य आपने देखा तो आप क्या कहते हो, अरे कितनी दया की बात है, कितनी दुख की बात है, व्हाट आप पिटी, इस तरीके से। और इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो आपके ऑपरेटिव सेंटेंस हैं उन्हीं की तरह यहां पर भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ जगह पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बीच में ही आ जाता है। ठीक है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही आए। ऑपरेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में ही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, एक्सक्लेमेटरी में बीच में भी आ सकता है या फिर एंड में आएगा। इज इट क्लियर। तो ऑप्टेटिव में आप अपनी विश, अपनी इच्छा बताते हो, जो आपका दिल कह रहा है किसी व्यक्ति के लिए, जो मांग रहा है भगवान से या किसी से, जो आपका दिल दुआ मांग रहा है, उसे आप ऑप्टेटिव सेंटेंस में बताते हैं। यहां पर आप अपने इमोशंस बताते हैं, आपको दुख हुआ, आपको आश्चर्य हुआ, आपको खुशी हुई, या आप डर गए, वो सारी चीजें एक्सक्लेमेटरी में आती हैं। ठीक है, तो बारीक सा फर्क है, समझ लेना है ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि सर नरेशन, अब हमने सेंटेंसेस के टाइप सीख लिए दोस्तों, क्योंकि इन टाइप्स को आपको नरेशन में चेंज करना है, इसलिए पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों चेंज की, कि सर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों बड़ा टॉपिक है, उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, कि जब आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो 3 चीजें आपको बदलनी पड़ती हैं। कौन कौन सी। एक तो सबसे पहले आपको बदलना होता है पर्सन। ठीक है, पर्सन हम प्रोनाउंस के चैप्टर में और नाउन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 3 कैटेगरी के पर्सन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, कौन कौन से। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, दे और इट आते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इनका कैसे कैसे चेंज किया जाना है सर, इसको चेंज करने के कुछ नियम हैं, वो हम पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन्स में। इसके बाद में दूसरा आता है इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ टेंस, कि जो काल है, रिपोर्टेड स्पीच का जो काल है, उस काल को कैसे चेंज करना है, उसका टेंस कैसे बदलना है, उसके अपने कुछ नियम हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरी चीज आती है इसमें, कि बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, उनको कैसे कैसे चेंज किया जाना है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या हो सकते हैं, वर्ड शोइंग नियरनेस इनटू वर्ड शोइंग फारनेस। ठीक है, उन सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको 3 हिस्सों में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चीज है दोस्तों चेंज ऑफ पर्सन्स का। चेंज ऑफ पर्सन्स की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी पर्सन्स कितनी तरह के होते हैं। ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इंग्लिश ग्रामर में 3 कैटेगरी के पर्सन होते हैं, उन्हें लिख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपको 2 लोग मिलते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में आपको केवल एक व्यक्ति मिलता है, यू। ये यू सिंगुलर भी हो सकता है दोस्तों, प्लूरल भी हो सकता है। और थर्ड पर्सन में मिलते हैं आपको ही, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए शी, और बहुत सारे हैं तो दे, और कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए इट। ठीक है, ये थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में बाकी सारे नाम भी आते हैं। ठीक है, ऑल अदर नेम्स, ये भी लिख लीजिए, ऑल अदर नेम्स, यानी कि जितने भी तरह के नाम होते हैं, राम, श्याम, गीता, सीता, बबीता, वो सब भी थर्ड पर्सन में ही आते हैं। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। देखिए
अब एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि सर चेंज कैसे करते हो। राम said to me, comma, inverted comma begin, I am a good boy। मैं एक अच्छा लड़का हूं। राम ने मुझसे कहा, क्या कहा राम ने? मैं एक अच्छा लड़का हूं। भाई राम खड़ा होकर के एक व्यक्ति से कह रहा है, सपोज इस वक्त मैं राम हूं, यहां पर सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, या मी को हटा देते हैं। राम said to सोम, राम ने सोम से कहा। राम खड़ा हुआ था, सोम खड़ा हुआ था। राम के मुंह से क्या शब्द निकले? मैं अच्छा लड़का हूं। तो दोस्तों अच्छा लड़का वो किसके लिए कह रहा है? सोम के लिए कह रहा है? नहीं, अपने लिए कह रहा है। भाई मैं जो बोला जाता है वो अपने लिए कहा जाता है, बोलने वाला अपने लिए कहता है, ठीक है। तो यानी अच्छा लड़का इस वक्त कौन है? राम है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो फर्स्ट पर्सन की अगर कोई चीज है, फर्स्ट पर्सन, तो वो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब इस वाले हिस्से का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेगा, ठीक है। मैं नियम लिख देता हूं। फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच का बात हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाले हिस्से के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहां पर आई की जगह पर यू होता, यू आर ए गुड बॉय, तो यू किसके अनुसार बदलता? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर यहां पर सेकंड पर्सन का होता यू, तो वो बदलता ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर यहां पर आपको मिलता थर्ड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपको मिलता थर्ड पर्सन, तो उसमें क्या चेंज होता? किसके अनुसार बदलता? कुछ नहीं बदलता सर, नो चेंज। थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला बन जाता है। जो बच्चे ट्रिक से याद करने के आदी हों उनके लिए बता दूं कि इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पर SON सन यानी बेटा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, ठीक है। जिन बच्चों को ट्रिक से याद करना हो वो इस तरीके से याद कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और इस तरफ SON सन। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात? देखिए अब लेते हैं एग्जाम्पल्स। इस नियम को मैं मिटा देता हूं। देखिए, उम्मीद है आप ये नियम को याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेंगे सर? रिपोर्टेड स्पीच से पहले यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, जिसने बात कही वो सब्जेक्ट कहलाता है, जिससे बात बोली गई वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। राम सेड टू सोम, आई एम ए गुड बॉय, तो क्या बदल जाएगा? राम टोल्ड सोम। सर आपने सैड टू की जगह टोल्ड क्यों कर दिया? भाई राम ने कोई बात सोम से कही, इसका मतलब राम ने सोम को बताया, ठीक है। तो एक नियम ये भी जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है सैड टू, ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाएगा बताया या बोला,
ठीक है, तो टोल्ड बन जाता है इसका। हर जगह टोल्ड नहीं होगा, अगर कहीं पर कोई कमांड देने वाली बात कही गई है तो टोल्ड की जगह कमांडेड या इंस्ट्रक्टेड या ऑर्डर्ड। कहीं पे कोई बात पूछी गई है, राम सैड टू सोम वेयर आर यू गोइंग, तो यहां पर तो आप बात पूछ रहे हैं ना, तो पूछने के लिए टोल्ड की जगह क्या लग जाएगा, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। ठीक है, अगर राम सैड टू सोम मे यू लिव लॉन्ग, इच्छा बताई जा रही है, उसके दिल की इच्छा, तो वहां पर विश्ड आ जाएगा, राम विश्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जैसी सिचुएशन है उसके अनुसार आप यहां पर शब्द इसका इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि यहां पर एक सिंपल बात कही जा रही थी तो इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, टेल का टोल्ड, कोई बात बताई। ठीक है, राम टोल्ड सोम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे और उनकी जगह पर क्या कंजंक्शन लगती है, दैट का इस्तेमाल होता है। कंजंक्शन के चैप्टर में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो राम टोल्ड सोम दैट। अब दोस्तों देखिए पहला शब्द आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है सर। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम। ठीक है, तो राम के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। लड़का है सर तो इसलिए ही। यहां पर कोई लड़की होती, संध्या सैड टू सोम आई एम ए गुड गर्ल, तो संध्या के लिए शी का इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, लड़का है राम तो इसलिए आपने ही का इस्तेमाल किया। आई एम ए गुड बॉय, ही वॉज ए गुड बॉय। सर यहां तो एम हो रहा था, आपने वाज क्यों लगा दिया, ये फंडा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आप पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस में कि काल चेंज किया जाता है। ठीक है, वाज ए गुड बॉय। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रोनाउन चेंज करी। अब अगर मैं एक काम कर देता हूं, यहां से आई को हटा करके यू कर देता हूं, यू आर ए गुड बॉय। अगर यही सेंटेंस आपको दिया जाए, राम सैड टू सोम, राम ने सोम से कहा, क्या बोला राम अपने मुंह से, तुम अच्छे लड़के हो, तो अब अच्छा लड़का कौन है, सोम के लिए कहा जा रहा है ना अब तो अब ये चेंज हो जाएगा, राम टोल्ड सोम दैट। अब दोस्तों देखिए ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यही नियम पढ़ा हमने सर, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक लड़का है, तो इसके लिए भी क्या इस्तेमाल होगा, ही वॉज ए गुड बॉय। इज इट क्लियर। अब दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा चीजें चेंज होंगी। यहां पर तो दोनों में ही का इस्तेमाल हो गया, अब की बार कुछ चेंज करते हैं। शिखा सैड टू मोहन, शिखा ने मोहन से कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूं। ठीक है, शिखा सैड टू मोहन आई एम गोइंग। तो अब दोस्तों इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या बनेगा, शिखा टोल्ड मोहन, शिखा ने मोहन को बताया, क्या बताया, दैट। लगाइए नियम, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सर, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, एक महिला है, महिला के लिए शी का इस्तेमाल होता है सर, शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी, शी वॉज गोइंग। इज इट क्लियर। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आई को तो हटाओ, यू मे गो, शिखा सैड टू मोहन, तुम जा सकते हो, यू मे गो, तो अब क्या होगा सर, अब कैसे चेंज होगा, अब ऐसे चेंज होगा सर, शिखा टोल्ड मोहन दैट, शिखा ने मोहन को बताया, क्या बताया, यू, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा सर, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, एक लड़का है, लड़के के लिए ही माइट गो। सर आपने फिर एक नई चीज कर दी, मे का माइट कर दिया, चिंता मत करो, अभी केवल पर्सन पे टिके रहो, प्रोनाउंस पर टिके रहो, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। मे का माइट क्यों कर दिया, एम गोइंग का वाज गोइंग क्यों कर दिया, ठीक है।
बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, एक एक करके सीखेंगे। मैं सारे नियम आपको एक ही में बता दूं, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी केवल इस पे फोकस रखिए कि ये जो प्रोनाउंस हैं, ये प्रोनाउंस कैसे कैसे चेंज होंगी। पर्सन जो है, पर्सन कैसे चेंज होना है, फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट, ये चीज अभी समझ लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों लेते हैं तीसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल। तीसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल लेते हैं। दे सैड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा? वी आर बैक। उन्होंने मुझसे कहा कि हम वापस आ गए हैं, वी आर बैक। अब दोस्तों देखिए, दे टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझे बताया, क्या बताया? वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एज पर सब्जेक्ट, दैट दे वर बैक। दोस्तों आपको यही देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जब किसी व्यक्ति का नाम दे रखा था तो नाम के लिए चेक करिए पुरुष का है या स्त्री का है। पुरुष का है तो ही लगा दीजिए, स्त्री का है तो शी लगा दीजिए। अब दोस्तों देखिए, यहां फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको दे मिल रहा है तो दे के लिए आप दे ही इस्तेमाल कर देंगे। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर दे सैड टू मी ही इज बैक, उन्होंने मुझसे कहा वो वापस आ गया है, ही इज बैक, वो थर्ड पर्सन। अब सर इसको किसके हिसाब से चेंज करें? इसमें सर कोई चेंज नहीं होना, दैट ही वॉज बैक। प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं करोगे अब आप, क्योंकि थर्ड पर्सन का है, प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं। शी होता है इसकी जगह पर, शी इज बैक, कि वो कोई लड़की है वो वापस आ गई है, तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, शी वॉज बैक। अगर वो ये कहते दे आर बैक, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, दैट दे वर बैक। कोई निर्जीव चीज होती उसके लिए भी इट का इट ही लगा रहता। यानी कि आपने क्या सीखा कि थर्ड पर्सन की जो प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट बदलेगी, सेकंड पर्सन यू वो एज पर ऑब्जेक्ट बदलता है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम अपना यहां तक ही टॉपिक रखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन हमने आज सीख लिया है, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि समय अधिक हो चुका है। और टॉपिक दोस्तों इंटरेस्टिंग है, इसको अगर हम ज़्यादा लेंदी करेंगे तो समझ में नहीं आ सकेगा। मेरी कोशिश है कि इसको छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट करके चलें ताकि आपको मैक्सिमम रिटेंशन रहे इस टॉपिक की। ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करने से पहले दोस्तों आपके लिए जो जीएस का क्वेश्चन हमने पुटअप किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितना इंपॉर्टेंट ये नरेशन का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, उतना ही इंपॉर्टेंट ये जीएस का क्वेश्चन है, ये मेरी बात याद रख लीजिए। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं दोस्तों, अब किसी भी नेक्स्ट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएससी ही नहीं, मतलब दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन ये था कि नीति आयोग के तीसरे सीईओ का चयन हो गया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि अगले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ नीति आयोग के कौन होंगे। मैं बता दूं आपको कि सेकंड सीईओ थे अमिताभ कांत जी। ठीक है, वो रिटायर हो रहे हैं 30 जून को। उनके बाद में नेक्स्ट सीईओ जो है उनका चयन गवर्नमेंट ने कर लिया है। आपको ये बताना था कि उनका नाम क्या है, जो तीसरे सीईओ नेक्स्ट सीईओ जो बनेंगे उनका नाम क्या है। आपके सामने चार ऑप्शंस थे, विनोद राय, परमेश्वरन अय्यर, बी चंद्रकला और वी अनंत नागेश्वरन। और दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, श्री परमेश्वरन अय्यर, इनके बारे में मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफ दे दूं। ये 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ऑलरेडी रिटायर्ड हैं और गवर्नमेंट ने इनको अब इस पोस्ट पर नियुक्त किया है कि आप एज सीईओ वर्क करेंगे फॉर द नेक्स्ट
2 years, 2 साल का टर्म होता है दोस्तों सीईओ का। हालांकि गवर्नमेंट उसे एक्सटेंड कर सकती है, बट बाय डिफॉल्ट जो टेन्योर है वो 2 साल का होता है। ठीक है, ये श्री परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि ये जो फिलहाल गवर्नमेंट है उसमें कई इंपॉर्टेंट पदों पर रह चुके हैं, और इनके कैरियर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट क्या है, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन, उसके पीछे असल थिंक टैंक यही व्यक्ति थे, परमेश्वरन अय्यर जी। तो स्वच्छ भारत मिशन इन्होंने लॉन्च करवाया था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कि ये भारत की तरफ से वर्ल्ड बैंक में भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम कर चुके हैं, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक में। ठीक है, और अब ये इनका तीसरा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, रिटायरमेंट के बाद इन्हें नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया है। आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में ये भी कई बार पूछ लिया जाएगा, बता देगा कि अब फिलहाल सीईओ परमेश्वरन अय्यर जी हैं, इनसे पहले कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड सीईओ थे अमिताभ कांत जी, और परमेश्वरन अय्यर जी तीसरे सीईओ बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और एक छोटी सी चीज़ कि इनका अपॉइंटमेंट किस तारीख में दिया गया है, इनका जो ऑर्डर है वो 24 जून को डिक्लेयर हुआ था, चार्ज ये 1 जुलाई से ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन खत्म करके गवर्नमेंट ने नीति आयोग का गठन किया था। ठीक है, नीति आयोग हमारी भारत सरकार को जो भी नई पॉलिसी योजनाएं बनानी होती हैं उनमें एडवाइस देती है, उसमें सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज की क्लास को दोस्तों विराम देते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट फिर से एक बार कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इन वीडियोस को बच्चों को आसानी से सर्चिंग में पहुंचा सके। और हमारी जो कोशिश है कि हर विद्यार्थी तक अंग्रेजी की सटीक और निशुल्क जानकारी मुहैया करवाई जा सके, उसमें आपका दोस्तों साथ चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।